नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर दिया विवादित बयान। बता दें आपको कि इसमें उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ धाम की जांच कराई जाए तो वह एक बौद्ध मठ निकलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस बयान की आलोचना की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान ज्ञानव्यापी में हो रही जांच को लेकर दिया है। ज्ञानव्यापी में सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस बयान पर अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहां पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान के बाद देश और प्रदेश से एक बार फिर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सलाह देते हुए उन्हें बद्रीनाथ धाम के इतिहास के बारे में बताया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास याद दिलाते हुए महाराज ने बताया कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये धाम तब से अस्तित्व में है जब बौद्ध धर्म था भी नहीं, तो यहाँ कभी मठ हो ही नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ये सब सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए वो कर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में इस साल अब तक 30,000 से ज्यादा वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन कर चुके हैं। इससे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 91,63,000 से अधिक की आय प्राप्त हुई है। बीकेटीसी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस वर्ष 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के पश्चात अब तक 8,198 विशिष्ट, अति विशिष्ट और उनके रेफरेंस से आए भक्तों ने दर्शन का लाभ उठाया है। इसके साथ ही बीकेटीसी को रुपए 24,59,000 की आय हुई है। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद वहां अभी तक 22,348 विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्ति दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। इनसे बीकेटीसी को 67,04,000 रुपए की आय हुई है। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि यात्रा काल में दोनों धामों में वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस वर्ष यात्रा काल से पूर्व बीकेटीसी ने देश के 4 बड़े मंदिरों वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ और महाकाल मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल भेजे थे और इन दलों ने वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर मंदिरों में आने वाले विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभावों से दर्शनों के लिए शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था। बीकेटीसी ने अध्ययन दलों से सुझाव पर प्रति व्यक्ति 300 रुपए निर्धारित किया था। विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव और उनके संदर्भों से बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा पर आते हैं। मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, प्रसाद इत्यादि वितरित करती है और उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इस वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने देश के 4 प्रमुख मंदिरों में अपने 4 अध्ययन दल भेजे थे, जिन्होंने वहां पर मंदिरों की प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, जायजा लिया था। उस आधार पर उन्होंने अपनी संस्तुतियां, सुझाव हमको दिए थे, जिसमें एक सुझाव ये भी था कि जो भी वीआईपी, वीवीआईपी और उनके संदर्भों से जो भी लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, तो उनसे
शुल्क लिया जाना चाहिए। इस क्रम में हमने इस वर्ष यात्रा काल में जो भी वीआईपी, वीआईपीज, वीवीआईपीज जो भी यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं उनसे 300 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया और इस व्यवस्था के हमको सकारात्मक। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू मंदिरों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है और हर किसी को पता है कि आदिकाल से बद्रीनाथ मौजूद है। और दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में हिंदू मंदिरों पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो कि बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं और उसमें से बद्रीनाथ धाम मंदिर भी शामिल है। सपा नेता के इस बयान के बाद प्रदेश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद ने ऐसा बयान दिया हो, बल्कि इससे पहले भी वह रामचरितमानस के तुलसीदास के दोहे को लेकर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी, बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते ही हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की और उनको किसी प्रकार से उनको दुष्प्रचार करने की, तो ये इनका जो चरित्र है इससे स्पष्ट परिलक्षित। उधम सिंह नगर के गदरपुर के मुकुंदपुर में किसान की भूमि पर जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन की टंकी लगाए जाने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर जल निगम अधिकारियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह गोराया ने बताया है कि एक किसान की आबादी वाली भूमि को सरकारी भूमि दर्शा दिया जाता है और उस पर जल निगम टंकी बनाने का प्रयास करता है, जिसका हमने विरोध किया। ये किसान बरसों से काबिज है और इनके पास सभी दस्तावेज भी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी अधिकारी ने इस जमीन को सरकारी दिखाकर कब्जे का प्रयास कर रखा है। किसान इसके खिलाफ है और मजबूर होकर आंदोलन भी कर सकते हैं। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान करनैल सिंह ने बताया है कि जिस जगह को सरकारी जमीन बताया जा रहा है वहां पूर्व में बाउंड्री और पशुपालन का कार्य किया जा रहा था। हरा चारा भी आया हुआ था, लेकिन अचानक पीने से किसानों में हड़कंप की स्थिति है और हम इसका विरोध करते हैं। हमारा कहना यह है कि जो डीएम साहब इससे पहले थे ना जी, हमारी उनसे मुलाकात, उनके पास गए थे। हमने कहा अगर जल निगम आप जमीन खरीद के ले सकते हैं, जब आप कर वसूलोगे हमसे पैसा लोगे नहीं, हम जल दोगे हमें पैसा लोगे, आप जमीन को खरीदो, पैसा दो, हमें पैसा दोगे, जमीन को पैसे खरीदो, आप जहाँ टंकी ज्यादा बना लो। हम ऐसे नहीं देंगे। जमीन हमारा कब्जा, जमीन में कब्जा हमने भर रखा है, मौके पे हमारा कब्जा है, हमारी दीवार है, हमारी मकान है। आप अगर आप जबरदस्ती करनी है, तानाशाही करनी है, सरकार कर सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वैसे कानून के दायरे में वो कब्जा नहीं रह सकते। पौड़ी जिले में थलीसैंण क्षेत्र के रौली गांव में आई आपदा को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो प्रशासन की टीम मौके का मुआयना करने पहुंची और न ही आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र के इस गांव का मुआयना करने पहुंचे। ऐसे में ग्रामीण शासन प्रशासन की अनदेखी से निराश है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आपदा प्रबंधन मंत्री पर इशारों में तंज कसते हुए कहा है कि मंत्री जी का ध्यान सिर्फ नौकरियों के बंदरबाट तक सिमट चुका है, इसीलिए अब तक मौके का मुआयना नहीं किया गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि मंत्री को उन लोगों की सुध लेनी चाहिए जिन्होंने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि अब तक उप जिलाधिकारी ने भी मौके का मुआयना नहीं किया, तो बड़े अफसर कहां से इस क्षेत्र की सुध लेंगे। बता दें आपको कि 20 जुलाई को रौली गांव में बादल फटने से ग्रामीणों को खासा नुकसान हुआ था और इसमें मवेशी तो बहे ही, साथ ही कई भवनों को भी खतरा पैदा हो गया। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड थलीसैंण के अंतर्गत ग्राम रौली में आई प्राकृतिक आपदा से वहां का जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। काफी समय बीत जाने के बावजूद 8 किलोमीटर की दूरी पर वहां विकासखंड का मुख्यालय है और तहसील का मुख्यालय है, लेकिन जानकारी मिली है कि
वहां पर एसडीएम बैठते हैं, लेकिन अब तक भी एसडीएम वहां उन लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे। नई शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय विद्यालय रानीखेत परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संयुक्त प्रेस वार्ता की अध्यक्षता केंद्रीय विद्यालय रानीखेत के प्रभारी प्राचार्य प्रवीण शर्मा ने की और वहीं से केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा के प्रभारी प्राचार्य बी राम और जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत के प्रिंसिपल डीएस रावत आदि ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी आचार्य प्रवीण शर्मा ने की है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूरी निष्ठा एवं सजगता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी शिक्षा नीति के दृष्टिकोण एवं शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण प्रणाली में 5+3+3+4 के अंतर्गत प्रवेश आयु में बदलाव किया गया है, जिसमें बाल वाटिका, परिचय, निपुण, पीएम ई विद्या, डिजिटल माध्यम का शिक्षा में उपयोग कर पढ़ाई को और रुचिकर बना दिया गया है। एनईपी 2020 जो है वो प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा बहुत सोचा विचारा कदम है, जिससे शिक्षा के जो मूलभूत ढांचे को है उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया है। अभी तक हम लोग 10+2 सिस्टम में काम करते थे, जिसमें 12 साल तक का मूल्यांकन बच्चे का होता था। अब इस सिस्टम को 15 ईयर कर दिया गया है, जिसको ब्रैकेट में तोड़ा गया है 5+3+3+4। तो जिसके अंदर बच्चों को डिजिटल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सारे के सारे स्कूल हमारे साथ जितने भी प्रधानाचार्य भी यहाँ बैठे हैं, केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा से, रानीखेत से, जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से और मैं खुद आमी पब्लिक स्कूल से, तो हम सब लोगों ने अपने अपने स्कूल के अंदर विभिन्न प्रकार की लैब, जिसमें एयरटेल टिंकरिंग लैब है, तो कहीं पर डिजिटल लैब है, कहीं पर अच्छा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों को का समावेश किया है और बच्चों की पढ़ाई को नई शिक्षा पद्धति के हिसाब से लागू करने का प्रयास शुरू कर दिया है। देश के कई शहरों में अब गंगा मंदिर बने हुए नजर आएंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। पहले चरण में पश्चिम यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाएंगे। बता दें कि हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और साल भर यहाँ पर कई स्नान पर्व होते हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में समय समय पर गंगा सभा को दूर दूर से आए श्रद्धालु उनकी शहर में भी गंगा मंदिर बनाए जाने की मांग करते हैं। इसको लेकर पहल करते हुए गंगा सभा ने कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर मंदिरों को विकसित करने और मौजूदा मंदिरों में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। दूर दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालु भी गंगा सभा के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए तो हरिद्वार से पवित्र कोई स्थान नहीं है, लेकिन उनके शहर या आसपास में गंगा मंदिर अगर उपलब्ध होगा तो वे जरूर मां गंगा की पूजा अर्चना कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। योजना नहीं, श्री गंगा सभा के उद्देश्य, हमारे श्री गंगा सभा का गठन ही मूल रूप से हर की पौड़ी के प्रबंध और व्यवस्थाओं के तहत है ही, लेकिन हमारे मूल उद्देश्यों में मां गंगा की महत्व को जन जन तक पहुंचाना, मां गंगा से जुड़े हुए विषयों तक कार्य करना, और उसी के तहत पिछले कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किया कि क्या हम अपने अपने शहरों में मां गंगा के मंदिर या मां गंगा की प्रतिमाएं हम स्थापित कर सकते हैं। इसी भाव को बढ़ाते हुए, मां गंगा के आशीर्वाद से प्रेरणा लेते हुए हमने ये ऐसे लोगों के साथ ये शुरुआत की, ऐसे संस्थाओं के साथ शुरुआत की है। कई जगह तो बहुत प्राचीन मां गंगा की प्रतिमाएं पहले से स्थापित हैं, मंदिर स्थापित हैं, तो उनके सौंदर्यकरण के लिए जो वहीं के लोकल लोग हैं या सामाजिक संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको साथ लेकर एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है, वो वहाँ उन स्वरूप को भव्यता दी जा रही है। दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों की संख्या 15 से 20 बताई जा रही है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर पर गहरी चोट आई है। पीड़ित को श्री महंत इंफ्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सरस्वती विहार का रहने वाला अमन भंडारी दोस्त के साथ बाइक से कॉलेज से घर जा रहा था। आरोप है कि कॉलेज के गेट के पास ही कुछ समुदाय विशेष के 15 से 20 युवकों ने
उसके दोस्त को धक्का देकर गिरा दिया और धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए। दोस्तों ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर मामले की जानकारी लगने पर हिंदू वाहिनी समेत हिंदू संगठनों के आपको बता दें कि लोग जो है वो बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पटेल नगर के साथ ही आसपास के थानों में फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। कुछ हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में धीमी गति से चल रहे कामों और प्रस्तावों में नाम न जोड़े जाने से कई जिला पंचायत सदस्य और विधायक नाराज दिखे, जिसके चलते जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में चल रही बैठक में काफी हंगामा देखने को मिला। बैठक में कई बार जिला योजना समिति के सदस्य और जनप्रतिनिधि आपस में उलझते हुए नजर आए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर कुछ नाराजगी है। कामों की गति बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आयोजित हुई इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 62 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। ये बजट पिछले साल के बजट से 26% ज्यादा है। जिला योजना की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62 करोड़ 34 लाख 48 हजार जो हमने यहाँ पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49 करोड़ 42 लाख था। तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है और इसमें जो है 50% जो है पुराने कामों में खर्च होगा और 50% नए कामों में खर्च होगा। और इसके साथ साथ निश्चित रूप में क्योंकि ये आपदा से प्रभावित क्षेत्र है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके हम लोग यहाँ केंद्र की टीम भी आ रही है, तो आपदा के क्षेत्र के अंदर जो भी सहायता होगी वो इस क्षेत्र की हम लोग करवाएंगे, हरिद्वार की करवाएंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए देहरादून नगर निगम लगातार हाउस टैक्स वसूलने का काम कर रहा है। वही देखा ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसे बकायेदार हैं जो अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। उन पर भी अब नगर निगम सख्ती करने जा रहा है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया है कि हमने हाउस टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक टारगेट रखा है जो कि 75 करोड़ है। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 52 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल किया था और इस बार 75 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। अभी तक 23 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूले हैं। पूरे शहर में 60 से 70% लोग टैक्स देते हैं और मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि टैक्स नहीं देते जो लोग वह भी टैक्स दे, क्योंकि टैक्स आएगा तो हमारे शहर का विकास कार्य तेजी से हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बकायेदार है, चाहे वह बड़े बकायेदार हो या फिर छोटे बकायेदार, सबके लिए नियम एक ही है और जल्द ही ऐसे बकायेदारों को भी नोटिस भेजकर टैक्स वसूलने का काम किया जाएगा। रामपुर रोडवेज की खराब हालत को देखकर स्थानीय लोगों और पार्षदों ने मेयर की शव यात्रा निकाली है। दरअसल रुड़की के मछली बाजार में रामपुर रोड की खराब हालत को लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। इस रोड पर गड्ढे ही गड्ढे बन गए हैं, जिस कारण लोगों को रोजाना हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। इसी बात से नाराज होकर स्थानीय लोग और पार्षद ने मेयर गौरव गोयल की रामपुर रोड से मेन बाजार चंद्रशेखर चौक तक शव यात्रा निकाली और यही नहीं, चंद्रशेखर चौक पर शव का दाह संस्कार भी किया गया। इस दौरान पार्षद बेबी खन्ना ने मेयर गौरव पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बता दें कि मछली मुर्गा बाजार से रामपुर तक जाने वाली रोड की हालत काफी खराब है इन दिनों और इसी के चलते यहाँ रोड पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। तो हर आदमी एक ही रवैया अपना लेगा, उसको अपना इस्तीफा देना है, वो दे दे सरकार को, तो उनकी इज्जत रहेगी। ये भी झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि उसके खिलाफ अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं कोर्ट में और उससे सरकार इस्तीफा वो नहीं देना चाह रहा, सरकार उसे बर्खास्त करने जा रही है जल्दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कितनी उछल कूद करता है मीडिया को देख के। वो मीडिया में बोल रहा है पार्षदों को ये नीच है। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। मैं ये कह दूं नीच तो वो खुद है जो जनता की गाड़ी कमाई खा रहा है। पार्षदों को नीच कह रहा, पार्षदों पे क्या बोल रहा है? पार्षद तो प्रस्तावक है।
देहरादून में कंजक्टिवाइटिस और आंख से जुड़े इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और कई डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है। जिस तरीके से आंख से जुड़े इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखने की जरूरत है। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के डॉक्टर्स ने कहा है कि ये बीमारी शहर में रह रहे युवाओं की बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। वहीं कोरोनेशन हॉस्पिटल के सीएमएस शिखा जंगपांगी का कहना है कि कोरोनेशन हॉस्पिटल में भी आईओपीडी में कंजक्टिवाइटिस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पीड़ित का लगातार इलाज किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की है कि समय रहते ही इलाज नहीं किया गया तो यह किसी भी इंसान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इससे पीड़ित है तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में सरकार द्वारा स्लॉटर हाउसों को पूरी तरह से बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने हरिद्वार में स्लॉटरिंग पर रोक लगाने का काम जारी रखा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 नवंबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इस मामले में शीघ्र सुनवाई की जाए, क्योंकि सरकार पूरे हरिद्वार जिले में स्लॉटरिंग पर रोक नहीं लगा सकती है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने केवल स्लॉटरिंग पर रोक लगा रखी है, मांस खाने पर नहीं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 3 मार्च 2021 में शासनादेश जारी कर हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे, जबकि पहले धार्मिक स्थलों तक ही ये आदेश लागू थे, जिसके खिलाफ मंगलोर निवासी इफ्तिकार और अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार धार्मिक क्षेत्रों में मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन पूरे जिले में बंद नहीं कर सकती है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। सरकार का ये आदेश अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है। याचिका में ये भी कहा गया है कि मंगलोर रुड़की में 87% मुस्लिम रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।